Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Animal Form and Function 1, BS Zoology 4th, and I am your course instructor Sehri Shumar. Today's lecture is lecture number 7 एंड द टॉपिक इज़ मस्कुलर सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से हमने डिस्कस करना है। इनके अंदर बेसिकली हमने जो है वो इसके पीछे जो लेक्चर लिया हमने उसके अंदर इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था मसल्स का, स्केलेटल मसल्स को डिटेल में डिस्कस किया था हमने, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स को हमने डिटेल में देखा था। आज हमने बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल्स के साथ साथ उनको जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले हम वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। बेसिकली दो मोटर नर्व्स ऐसी हैं जो कि एक टिपिकल मसल फाइबर को सप्लाई कर रही होती हैं इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड। ठीक है, मसल फाइबर जो मसल का स्केलेटल मसल फाइबर की बात कर रहे हैं बेसिकली, उसके अंदर जो है वो दो मोटर नर्व्स जो ब्रेन से आ रही होती हैं वो आकर जो है वो मसल फाइबर को स्टिमुलेट करती हैं। एक जो नर्व फाइबर है वो फास्ट कंट्रैक्शन करवाता है और सेकंड जो मसल फाइबर है वो स्लोली कंट्रैक्ट करवाता है मसल को। सेकंड वेरिएशन जो है वो हमें इंसेक्ट, बीज, वेब्स, फ्लाइज और बीटल्स के अंदर देखने को मिलती हैं जो कि बेसिकली फ्लाइट इंसेक्ट्स हैं। इनके फ्लाइट मसल्स जो हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं। एसिंक्रोनस मसल्स आर दोज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट मोर देन वन टाइम पर नर्व इम्पल्स। ठीक है कि एक नर्व इम्पल्स की स्टिमुलस की सूरत जब उनके पास आती हैं तो वो मोर देन वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है। दैट मसल्स आर कॉल्ड एसिंक्रोनस मसल्स, जिसमें आप कहते हैं कि जो हमारे पास सपोज़ कि एक जो है वो फॉरवर्ड मूव करवा रहा है, अपवर्ड जो है वो फ्लाइट करवा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो बैकवर्ड उसका स्ट्रोक भी इन्हीं मसल्स की वजह से होता है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो है वो एग्जांपल्स के साथ साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है लोकोमोशन ऑफ सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स। सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स के हवाले से हम डिफरेंट जो है वो इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे। सबसे पहला हमें तो बताया हुआ है मूव ओवर अ फिल्म सबस्ट्रेट, कि जो सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिसके अंदर नाइडेरियंस आ जाते हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, गैस्ट्रोपोड, मोलस्क हैं, वो आसानी से किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर फ्रीली मूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर पैडल लोकोमोशन शो होती है। ठीक है कि उनके अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती हैं। फ्लैटवर्म्स, गैस्ट्रोपोड, मोलस्क के अंदर उनके अंदर पैडल लोकोमोशन शो होती है। मीन्स के जो फुट के मसल्स हैं वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करते हैं और जिसकी वजह से जो है वो पैडल लोकोमोशन उसको हम बोल रहे हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल हम इसके अंदर प्लेनेरिया ले सकते हैं, स्नेल ले सकते हैं जो कि मोलस्क से बिलोंग करता है। आपको पता है स्नेल के अंदर तो प्रॉपर फुट मौजूद होता है जिसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं और वो मसल्स जो हैं वो आप कह सकते हैं सेम डायरेक्शन में मूव करवाते हैं कि उसके अंदर जो मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं वो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वो वेव्स पूरी उसकी आप कह सकते हैं लेंथ पर मूव करती हैं, उसकी फुट की लेंथ पर, जो कि उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारे पास पेरिस्टाल्टिक लोकोमोशन। पेरिस्टाल्टिक आपको पता है वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड स्मूथ मसल। मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल और स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बेस पर जो मूवमेंट जो होती है दैट इज़ पेरिस्टाल्टिक लोकोमोशन। इसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो हमारी फूड को इंगल्फ करने में या आप कह सकते हैं फूड को स्वेलो करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, अब ये हम कहते हैं यह अर्थवॉर्म के अंदर पाई जाती है। इट इन्वॉल्व्स द ऑल्टरनेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली हमें लार्ज फ्लैटवर्म्स के अंदर देखने को मिलती है, मोस्ट नेमर्टियंस के अंदर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर उनकी एपिडर्मिस के ऊपर सीलिया भी पाए जाते हैं और वो सीलिया भी उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं मूवमेंट के अंदर। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को मज़ीद जो है वो सक्सेसफुल बना रहे होते हैं ये सीलिया। उसके बाद लीचीज़ की बात कर लेते हैं। लीचीज़ एंड सम इंसेक्ट लार्वी जैसा कि कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये लूपिंग मूवमेंट पाई जाती है। ठीक है, लूपिंग मूवमेंट किसे कहते हैं कि ये जो लीचीज़ हैं इनके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पर सकर्स पाए जाते हैं। अगर एक सकर किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच है तो सेकंड सकर जो होता है वो एलोंगेट हो जाता है और बॉडी को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करवाता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट डायग्राम से भी समझते हैं। उसके बाद पोलीकीट वॉर्म्स की बात कर लें। मूव बाय द अल्टरनेट मूवमेंट्स ऑफ मल्टीपल लिम्स, मतलब इनके अंदर लिम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड पैरापोडिया। ठीक है, पैरापोडिया आप लोगों ने पढ़ा है कि पैरापोडिया के साथ सीटी भी अटैच होते हैं, जो आपने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इसकी डिटेल भी पढ़ी है। बेसिकली ये जो पैरापोडिया की टिप्स होती हैं ये बैकवर्ड मूव करती हैं। ठीक है, और ये टिप किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाती है और फिर जैसे ही ये टिप सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है बॉडी जो है वो एलोंगेट हो जाती है और फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद वाटर वेस्कुलर सिस्टम अकाइनोडर्म्स के अंदर पाया जाता है। अकाइनोडर्म्स आपको पता है इसके अंदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम सी स्टार फिशेस की ले सकते हैं जिनके अंदर 5 आर्म्स पाई जाती हैं और वो हर आर्म के अंदर जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है। रेडियल कैनाल पाई जाती है, एम्प्यूला ट्यूब फीट मौजूद होते हैं और ये जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बेस पर मूव करवाते हैं। इसको भी हम डायग्रामेटिकली नेक्स्ट समझते हैं।
सबसे पहले आपको दिखाया गया है पोलिकीट वॉर्म्स मूव बाय द अल्टरनेट मूवमेंट ऑफ मल्टीपल लिम्स दैट आर कॉल्ड पैरापोडिया। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके पैरापोडिया नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा सीटी मौजूद होते हैं। ये पैरापोडिया बैकवर्ड मूव करते हैं और इसकी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड मूव करती है। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट लूपिंग मूवमेंट आपको दिखाई गई है। आर्किंग मूवमेंट आर इक्विवेलेंट टू द कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये देखें यहाँ पर इसको आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें इसकी बॉडी इस तरफ जा रही है, फॉरवर्ड अगर मूव कर रही है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक तरफ उसका जो है वो सक्कर डिटैच होता है तो दूसरी तरफ उसका सक्कर अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर सक्कर डिटैच होता है और फिर अटैच हो जाता है। तो इस तरह से इसकी बॉडी जो है वो ऑल्टरनेट वेज ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती हैं दैट आर कॉल्ड लूपिंग मूवमेंट्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमें अकाइनोडर्म्स दिखाई गई हैं। अकाइनोडर्म्स के अंदर आपको स्टारफिश दिखाई गई है। ये इसकी रेडियल कैनाल हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ एम्प्यूला, और ये आपको जो है वो कैनाल नज़र आ रही है दैट आर कॉल्ड ट्यूब फीट। इसकी हमने डिटेल वाटर वेस्कुलर सिस्टम की इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर डिस्कस भी की थी। हम कहते हैं कि ये जो मैड्रीपोराइट है ये वाटर इनलेट का काम करता है, वाटर को फिल्टर करके बॉडी के अंदर एंटर करवाता है और फिर वो वाटर जो है वो हर रेडियल कैनाल के अंदर मूव करता है। ठीक है, उसके बाद वाटर जो है वो एम्प्यूला के अंदर जाता है, ट्यूब फीट के अंदर जाता है, और जैसे ही वाटर ट्यूब फीट के अंदर जाता है तो वो कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्राइव्स वाटर इनटू द ट्यूब फीट, देन द कंट्रैक्शन ऑफ द ट्यूब फीट मूव्स वाटर इनटू द एम्प्यूला। ठीक है, कि वाटर जो है वो एम्प्यूला में जाता है और जो ट्यूब फीड है वो हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से आप कह सकते हैं एक सकिंग एक्शन क्रिएट करते हैं, एक सक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और फिर अपनी सिंपल स्टेप लाइक मोशन परफॉर्म कर सकता है। कि अब इसका ये जो ट्यूब फीड है ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है क्योंकि इसके अंदर सक्शन क्रिएट हो गई है ना, और फिर ये जो है वो अगेन स्टेप लाइक मोशन शो कर सकता है। द स्टारफिश वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड्स द वाटर प्रेशर, ठीक है, दैट ऑपरेट द एनिमल ट्यूब फीट फ्रॉम द मैड्रीपोराइट वाटर मूव्स इनटू द रिंग कैनाल। ठीक है, कि ये रिंग कैनाल में आता है, देन इनटू द रेस, फिर रेस के अंदर थ्रू रेडियल कैनाल एंड फाइनली टू द ट्यूब फीट। दीज कैनाल्स आर लाइक द नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप्स अटैच टू द ट्यूब फीट। वाटर आल्सो एग्जिट द बॉडी थ्रू द मैड्रीपोराइट। के वाटर ने अगर बाहर निकलना है तब भी ट्यूब फीट के ज़रिए से ही वाटर एग्जिट होगा। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पर आपको जो है वो अकाइनोडर्म्स की लोकोमोशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास लोकोमोशन की, दैट इज़ वॉकिंग। ठीक है, टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, दैट इज़ वॉकिंग। वॉकिंग के अंदर आपको पता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने ज़मीन के ऊपर चलना है, वॉक करना है, तो सबसे पहले उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए, उसके अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटल मसल्स, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रॉपर उसके अंदर स्केलेटन होना चाहिए। तो हम इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चरल सपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड आर मच डेंसर देन द एयर। ठीक है, ओबियसली ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है, देयर फॉर दे रिक्वायर अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, उनके अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए। दैट मूव क्विकली यूज जॉइंट टेंडन्स एंड मसल दैट आर अटैच टू द रिजिड क्यूटिकल। कि इनके अंदर अब ये जो है वो सपोर्ट किस सूरत में मौजूद है। सम इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर रिजिड स्केलेटल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे आप आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखते हैं। टेंडन्स मौजूद होते हैं जो कि उनके मसल्स को डायरेक्टली किसी न किसी बोन के साथ अटैच करवा रहे होते हैं। मसल्स पाए जाते हैं, मसल्स जो हैं वो बेसिकली रिजिड क्यूटिकल के साथ अटैच होते हैं, और लिम्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, और लिम्स डायरेक्टली ग्राउंड के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जो कि इन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चरल सपोर्ट की कि किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अगर जो है वो लैंड के ऊपर चलना है, वॉक करना है, तो उसके ऊपर उसके अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए। सेकेंडली बात करें वॉकिंग लिम्स, वॉकिंग लिम्स ऑफ क्रस्टेशिया एंड यूनिरेमिया। यूनिरेमिया हमारे पास आप कह सकते हैं एक कैटेगरी है इंसेक्ट्स की जिसके अंदर यूनिरेमस अपेंडेजेस पाए जाते हैं, मतलब ऐसे अपेंडेजेस जिनकी कोई ब्रांच नहीं होती, सिंगल जो है वो अपेंडेजेस होते हैं, दैट आर कॉल्ड यूनिरेमस अपेंडेजेस। तो बेसिकली वॉकिंग लिम्स जो होते हैं क्रस्टेशिया के अंदर और यूनिरेमिया के अंदर आर यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर। ठीक है, कि यूनिफॉर्म की क्या बात है कि उनके अंदर जो है वो सेम जॉइंटेड एलिमेंट्स होते हैं। दीज एलिमेंट बिकम लेस मैसिव एट द टिप। ठीक है, कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये लेस मैसिव हो जाते हैं टिप के ऊपर जाकर। लिम्स आर लेस मैसिव टूवर्ड्स टिप। ईच जॉइंट हैज़ आर्टिकुलेशन, हर जॉइंट के ऊपर जो है वो आर्टिकुलेशन होती है जिसकी वजह से वो फ्रीली वन प्लेन के अंदर जो है वो मूव कर सकता है और उसकी मूवमेंट वन प्लेन के अंदर ईजिली हो सकती है। लिम्स जॉइंट अलाउ एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ लिम्स, के जो लिम्स के जॉइंट होते हैं वो आप कहते हैं कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करते हैं। अब ये एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का मैकेनिज़्म क्या है इसको हम समझते हैं। बेसिकली एक्सटेंशन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एलोंगेट हो जाना।
एक्सटेंशन, इट इज़ अ मोशन दैट इंक्रीजेज द एंगल ऑफ अ जॉइंट। सपोज हम कहते हैं कि ये किसी भी इंसेक्ट की बॉडी है और ये उसका जो है वो उसका लिम्ब है जिसके ऊपर ये वाला जो है उसका जॉइंट है, ठीक है, लिम्ब जॉइंट इसे हम कह सकते हैं। तो अगर इसका जो ये आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल है जॉइंट का, अगर ये कम हो जाए, इस तरह से हो जाए, क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या हुई है, एक्सटेंशन हुई है। इट इज़ अ मोशन दैट इंक्रीजेज द एंगल ऑफ अ जॉइंट, कि अगर इस तरह से एंगल एलोंगेट हो जाता है तो ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सटेंशन का प्रोसेस है। और अगर एंगल कम हो जाता है तो ये फ्लेक्शन का प्रोसेस है। ठीक हो गया। जैसे एक कॉमन एग्जांपल हम अपनी जो है वो आर्म्स की सूरत में ले सकते हैं। हमारी जो आर्म्स हैं वो हमारी लिम्स के तौर पर काम कर रही हैं, हमारी लेग्स भी हमारी लिम्स हैं। तो बेसिकली हम जब अपनी आर्म को बेंड करवाते हैं, ठीक है, जब आर्म सपोज़ अगर हमारी ये आर्म है तो हम इसको इस तरह से बेंड करवा रहे हैं तो हम अपनी आप कह सकते हैं एंगल को कम कर रहे हैं। जो हमारा नी जॉइंट है, जो हमारा एल्बो जॉइंट है, हम उसकी एंगल को कम कर रहे हैं। इट मीन वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, जब एंगल डिक्रीज़ हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम फ्लेक्शन कहते हैं। और वो फ्लेक्शन बेसिकली हमारे बाइसेप मसल की वजह से होती है कि बाइसेप उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और उस टाइम पर हमारा जो ट्राइसेप है जो बैक साइड पर मौजूद होता है वो उस टाइम रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम अपनी आर्म को स्ट्रेट करवा देते हैं उस टाइम पे जो प्रोसेस हो रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन, क्योंकि उस दौरान हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसका एंगल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उस दौरान उसका एंगल इंक्रीज़ कर जाता है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। उस दौरान क्या प्रोसेस होता है कि उस दौरान हमारा जो ट्राइसेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और बाइसेप स्ट्रोंगली जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है। अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल यही जो है वो प्रोसेस पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये इसके लिम्स हैं, ठीक है। ग्रास हॉपर आपको दिखाया गया है, फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल। फ्लेक्सर मसल मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सर मसल्स ने जो है वो एंगल डिक्रीज़ करवाना है और एक्सटेंसर मसल ने जो जॉइंट है उसका एंगल इंक्रीज़ करवाना है। देखिए यहाँ पर इसका एंगल जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। इट मीन कौन सा मसल काम कर रहा है, फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक्सटेंसर मसल क्या कर रहा है, रिलैक्स, जिसकी वजह से इसका जो लिम्ब है वो क्लोज टू द बॉडी आ गया है। लेकिन सेकेंड पर आपको दिखाया गया है इसका जो लिम्ब है वो अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है, मतलब एलोंगेट कर रहा है। उस दौरान इसका एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और फ्लेक्सर मसल रिलैक्स होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी आर्म्स की एग्जांपल इससे जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि आर्म्स जब हम अपनी बॉडी के क्लोज लेकर आते हैं उस दौरान हमारा बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, दैट एक्ट एज अ फ्लेक्सर मसल। और जब हम अपनी आर्म को बॉडी से दूर लेकर जाते हैं उस दौरान हमारा एक्सटेंसर मसल काम कर रहा होता है, दैट इज़ ट्राइसेप मसल। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपका जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर भी ये फिनोमेना पाया जाता है। उसके बाद हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं फ़्लाइट का मैकेनिज़्म है हमारे पास इंसेक्ट्स के अंदर, बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। इंसेक्ट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन एंड मैकेनिज़्म फॉर फ्लाइट। ठीक है, कि इनके अंदर क्यूटिकल मौजूद होती है जो कि इन्हें सपोर्ट दे रही है, स्ट्रेंथनिंग का काम कर रही है। इनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल, जो कि इनकी बॉडी की शेप को चेंज नहीं होने देता, डीफॉर्म नहीं होने देता ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। ट्रू फ्लाइट एवॉल्व इन टेरीगोट इंसेक्ट, जो कि बेसिकली एक आप कह सकते हैं ग्रुप है इंसेक्ट का, अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब फ़्लाइट का जो मैकेनिज़्म है वो 200 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर इवॉल्व हुआ है। और इनके अंदर जो फ़्लाइट का मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है। एक्टिव फ्लाइट कंसिस्ट इन मूविंग थ्रू द एयर बाय फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स। मतलब एयर को जो हमारे जो इंसेक्ट्स के विंग हैं, इंसेक्ट कंटिन्यूसली उसको फ्लैप करते हैं, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर जो है वो अपवर्ड डिक्रीज़ होता है और कंटिन्यूसली जो इंसेक्ट है वो अपवर्ड फ्लाई करता है। दूसरी तरफ हमें पैसिव फ्लाइट बताई गई है, इन्वॉल्व ग्लाइडिंग एंड सोरिंग। ग्लाइडिंग और सोरिंग का मतलब ये है कि जो उसके विंग्स हैं वो कंटिन्यूसली उसको फ्लैप नहीं करता, उसको मूव नहीं करता, बल्कि बस एक स्मूथ जो है वो मूवमेंट होती है। उस दौरान बेसिकली जो इसके विंग्स होते हैं वो एक्ट एज एरोफॉइल। ठीक है, एरोफॉइल जैसे जो है वो हवाई जहाज़ के विंग्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एरोफॉइल का काम कर रहे होते हैं कि अपवर्ड एयर जो है वो उसको आप कह सकते हैं प्रेशर क्रिएट करती है और उसको अपवर्ड मूव करवाती है। तो ये फ़्लाइट आप लोगों ने बर्ड्स के अंदर भी डिस्कस की होंगी, एक्टिव फ्लाइट मैकेनिज़्म एंड पैसिव फ्लाइट मैकेनिज़्म। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जंपिंग का मैकेनिज़्म। ये भी इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होता है। जंपिंग आपको पता है डिफरेंट हमारे पास होपिंग या जंपिंग इंसेक्ट्स होते हैं। सम इंसेक्ट्स कैन जंप। एन इंसेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स अगेंस्ट द ग्राउंड फॉर जंपिंग। ओबियसली जब तक फोर्स एक्सर्ट नहीं हो करेगा
कोई भी आप सपोज करें फ्लीज हैं, ग्रॉस हॉपर हैं, लीफ हॉपर्स हैं जो जंपिंग करते हैं, उनके अंदर एक एस्केप रिएक्शन होता है, मतलब फ़ौरन से वो एस्केप कर जाते हैं उस जगह से जहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उस दौरान ये अपनी क्या करते हैं कि ये अपनी लिम्स के साथ अपनी जो इनके अंदर लिम्स मौजूद हैं उसकी मदद से एक फ़ोर्स एक्सर्ट करते हैं ग्राउंड के ऊपर, और ये फ़ोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि टेक ऑफ वेलोसिटी का काम करती है। दिस फोर्स मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड अ टेक ऑफ वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर दैन द वेट, मतलब जो उनका वेट है उससे उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से इनके अंदर लॉन्ग लेग्स भी पाई जाती हैं। और लॉन्ग लेग्स का एडवांटेज ये है, लॉन्ग लेग इंक्रीज़ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एक्सटेंसर मसल ऑफ द लेग, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी लेग होंगी एक्सटेंसर मसल उतना ज़्यादा जो है वो लंबा हो सकेगा, उतना ज़्यादा वो एक्सटेंड कर सकेगा। द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इंसेक्ट इज़ क्यूटिकल, जैसे ऑब्वियसली आपको पता है कि इनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल, वो इनका जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का काम कर रहा होता है, इनके अंदर लीवर का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो सपोज़ हम कहते हैं कि ये कोई भी इंसेक्ट है जिसने जंपिंग करनी है, तो ये पहले तो अपने लिम्ब को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवाता है, देन फिर ये क्या करता है अपने एक्सटेंसर मसल को एलोंगेट करवाता है, और वो इसका एक्सटेंसर मसल इसकी जो लिम्ब है वो उसको सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच करवाता है, लेकिन उसकी बॉडी जो है अपवर्ड उठ जाती है, अपवर्ड मूव करती है, और इस तरह से ये जंप करके आगे की तरफ मूव करता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये जंपिंग इंसेक्ट्स के अंदर हमने मैकेनिज़्म देख लिया। ये थी हमारी इंसेक्ट्स की बात। इंसेक्ट्स के अंदर हमने सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स देखे, हमने जंपिंग का मैकेनिज़्म देखा, फ्लाइट का मैकेनिज़्म देखा, डिफरेंट इसके अंदर एग्जांपल्स थी। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ मस्कुलर सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको पता है डिफरेंट क्लासेस हैं, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओबियसली हर एक के अंदर जो है वो स्केलेटल मसल्स की बेस पर जो है वो मूवमेंट होती है, तो हमने स्केलेटल मसल्स की ही डिटेल इसके अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट के अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास उनके अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद होता है, जिनके अंदर जो है वो स्केलेटल मसल्स भी पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल्स बोन्स या इनकी जो स्केलेटल सिस्टम है उसके साथ अटैच होती हैं थ्रू टेंडन्स विच आर टफ फाइब्रस बैंड्स और कॉर्ड्स अटैच स्केलेटल मसल्स टू द स्केलेटन। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये बोन है, तो ये जो हमारे मसल हैं ये टेंडन्स के थ्रू इस बोन के साथ अटैच हुए हैं। तो बेसिकली टेंडन आप कह सकते हैं कि एक फाइब्रस टफ बैंड होता है जो कि किसी भी मसल को बोन के साथ अटैच करवाने में हेल्प करता है। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद हमारे पास मायोमियर सेगमेंट्स की एक टर्म आपको दी गई है, कॉज द लेटरल अंडुलेशन ऑफ ट्रंक एंड टेल। मायोमियर सेगमेंट कॉज द लेटरल अंडुलेशन ऑफ ट्रंक एंड टेल दैट प्रोड्यूसेस फिश लोकोमोशन। फिश के अंदर हम लोकोमोशन जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं उनके जो मायोमियर सेगमेंट्स हैं, तो बेसिकली मायोमेयर्स क्या हैं? मायोमेयर्स हम कहते हैं मस्कुलर बैंड्स को। ठीक है, मस्कुलेचर ऑफ फिशेस जो है वो बेसिकली मायोमेयर्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि जिन्हें हम मस्कुलर बैंड्स कहते हैं। ये मायोमेयर्स लेटरल अंडुलेशंस कॉज करवाते हैं, मतलब उसकी बॉडी इस तरह से जो है वो लेटरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके इस तरह से वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि उसके ट्रंक से टेल की तरफ एलोंगेट कर रही होती हैं। दीज एंडुलेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन ऑफ फिश। ठीक है, इसको हम डिटेल से देखते भी हैं। यहाँ पर आपको मायोमेयर्स दिखाए गए हैं फिश के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मायोमेयर्स क्या हैं? बेसिकली ये फाइब्रस बैंड्स हैं, मस्कुलर बैंड्स हैं, जो इसके अंदर अंडुलेशन, जब आप देखते हैं फिश इस तरह से जो है जस्ट लाइक वेव्स जो है वो मूव कर रही होती है, इस तरह से आगे आगे मूव कर रही है, तो बेसिकली इसके अंदर लेटरल अंडुलेशन हो रही है, क्योंकि इसकी बॉडी लेटरली कंप्रेस होती है, तो इसके अंदर लेटरल अंडुलेशन हो रही है। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो डिटेल डिस्कस करते हैं फिश मूवमेंट बेस्ड ऑन द मायोमेयर कॉन्ट्रैक्शन। द मस्कुलर फोर्स कॉजेज द मायोमेयर सेगमेंट टू रोटेट रादर देन कंस्ट्रिक्ट। जब मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट होती है तो उस दौरान इसके जो मायोमेयर सेगमेंट हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं द रोटेशन ऑफ द क्रेनियल एंड कॉर्डल मायोमेयर। क्रेनियल मतलब जो इसकी जो है वो स्कल के अंदर पाए जा रहे हैं, और कॉर्डल जो इसकी टेल के अंदर मौजूद हैं। मायोमेयर सेगमेंट बेंड द फिश बॉडी अबाउट अ पॉइंट मिड वे बिटवीन द टू सेगमेंट, मतलब टू सेगमेंट्स के दरमियान में जो है वो इसके अंदर आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ द कॉर्डल एंड ऑफ द बॉडी प्रोपेल द फिश फॉरवर्ड। ठीक है, जिसकी वजह से फ़िश जो है वो फॉरवर्ड मूव करती है। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद हम कहते हैं कि बेसिकली एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर अब हमने फिशेस के अंदर ये मैकेनिज़्म डिस्कस किया है, तो अब हमने नेक्स्ट जो है मूव करना है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। उनके अंदर जब हम डिस्कस करते हैं
जो कि बेसिकली टेट्रापोड्स हैं, उनके अंदर हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एवोल्यूशन हुई है। बेसिकली उनके अंदर अपेंडेजेस एवॉल्व हो गए हैं लोकोमोशन के लिए। उसके साथ साथ उनकी ट्रंक की मूवमेंट जो है वो लेस इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ओबियसली उनके अंदर लिम्स हैं तो उनके अंदर लिम्स मूव करते हैं, उनका ट्रंक का जो मसल्स हैं वो इतने ज़्यादा मूव नहीं करते। उसके अलावा द सेगमेंटेशन ऑफ मायोमियर्स वाज लॉस्ट इन द ट्रंक मसल, क्योंकि ओबियसली जब ट्रंक ने मूव ही नहीं करना तो उनके अंदर सेगमेंटेशन बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। बैक मसल्स बिकेम मोर न्यूमरस एंड पावरफुल, ठीक है, बैक मसल्स के जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स एवॉल्व हुए। नेक्स्ट हमने स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिटेल में देखनी है, मतलब जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर स्केलेटल मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। लेकिन हमने ये जो डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस करना है ये बेसिकली हम ह्यूमंस के हवाले से, मैमल्स के हवाले से डिटेल डिस्कस करेंगे। ईच स्केलेटल मसल हैज़ अ पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। हर स्केलेटल मसल के अंदर लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको स्केलेटल मसल का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली हमारे स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। स्ट्राइएटेड मतलब जिनके अंदर स्ट्राइएशंस पाई जाती हैं, धारियाँ पाई जाती हैं, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद होते हैं, दैट आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल्स। This striation of whole fiber arises from the alternation of dark and light band of many smaller thread-like myofibrils in each muscle fiber। ठीक है, अब ये मायोफिब्रिल क्या है, मसल फाइबर क्या है, इनकी डिटेल हम आगे देखते हैं। बेसिकली ये एक हमारे पास आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है मसल की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल है, उसको हम देखते हैं आगे। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर देखें कि इसके अंदर मायोसिन भी मौजूद होती है, एक्टिन पाई जाती है। मायोसिन और एक्टिन आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कि मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं। इनके अंदर आई बैंड और ए बैंड पाया जाता है, सार्कोमेयर पाया जाता है, क्रॉस ब्रिजेस इनके अंदर पाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं इनको एक एक करके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, डायग्राम से डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल से हमें जो है वो समझ आएगा। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, मतलब स्केलेटल मसल्स किस तरह से अरेंज होते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम मसल की बात करें, मसल सेल, ब्लड वेजल्स एंड नर्व फाइबर कवर्ड बाय एपीमीसियम, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मसल जो है वो एक एपीमीसियम के थ्रू जो है वो कवर हुआ होता है। फिर उसके बाद फेसिकल आता है, बंडल ऑफ मसल सेल्स सराउंडेड बाय पेरीमीसियम, ठीक है, कि बंडल ऑफ मसल सेल जो है वो पेरीमीसियम से कवर होते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो एज अ होल, आपसे मसल की बात हो गई, हम कहते हैं कि ये सपोज़ हमारा एक मसल बंडल है। इस मसल बंडल के अंदर छोटे छोटे फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। और फिर इन मसल फाइबर्स के अंदर छोटे छोटे धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट आर कॉल्ड मायोफिब्रिल। मतलब आप कह सकते हैं हर स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसे हमने कहा मसल बंडल, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हमने कहा मसल फाइबर, और फिर उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड मायोफिब्रिल, ठीक है। और बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली का काम कर रही होती है, ठीक हो गया। इसमें हम कह रहे हैं कि ये हमारा सार्कोमेयर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, मतलब एक यूनिट है जो कि मसल मायोफिब्रिल के दरमियान पाया जाता है। इसको हम डिटेल से मज़ीद देखते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी डायग्राम से। देखिए यहाँ पर एक बोन है हमारे पास और ये टेंडन्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं कॉर्ड्स हैं, एक धागेदार स्ट्रक्चर हैं जो कि बोन को किसके साथ अटैच करवा रहे हैं, मसल के साथ अटैच करवा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो आपको बंडल नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड मसल बंडल, गुच्छा जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ मसल बंडल। इस मसल बंडल के अंदर आपको जो रेड कलर के आपको कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है। और उस मसल फाइबर के अंदर आपको जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड मायोफिब्रिल। और फिर उस मायोफिब्रिल के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड मायोफिलामेंट। क्लियर हो गया बेटा। तो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं मसल बंडल है, और उस मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर हैं, फिर उस मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल हैं, ठीक है, उस मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल हैं, और उस मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। और वो मायोफिलामेंट क्या बना रहे हैं, एक सार्कोमेयर बना रहे हैं। सार्कोमेयर मतलब एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और यही मायोफिलामेंट्स हैं जिसके अंदर लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले आपने याद रखना है मसल बंडल है, फिर उसके बाद सेकेंडली मसल फाइबर है, थर्ड पे मसल मायोफिब्रिल है, और फिर फोर्थ पे मायोफिलामेंट है जिसके अंदर ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स मौजूद है। क्लियर हो गया बेटा।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है वो आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। होप सो आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ आया तो नेक्स्ट आपको समझ आएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल के अंदर जो है वो मायोफिलामेंट्स पाए जा रहे हैं, जो कि फिलामेंट्स एक धागेदार स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर लाइट और डार्क बैंड मौजूद हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो हमने इसी को डिटेल में डिस्कस करना है। हम कहते हैं हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, हर मसल फाइबर के अंदर जो है वो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड पाए जाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्राइएशंस देते हैं। मतलब जो हम कहते हैं ना स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइएटेड, वो बेसिकली इन्हीं लाइट और डार्क बैंड की वजह से होते हैं। ईच मसल फाइबर हैज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोफिब्रिल। हर मसल फाइबर के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मायोफिब्रिल का नाम देते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मायोफिब्रिल प्रोड्यूसेस अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। कि मायोफिब्रिल इस तरह से अरेंज हुए होते हैं मायोफिलामेंट्स के अंदर, जो कि अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स उनके अंदर बनवाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद हम जो है वो इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखें आपको लाइट और डार्क बैंड नज़र आएंगे। देखें यहाँ पर आपको लाइट बैंड नज़र आ रहा है और ये वाला आपको डार्क बैंड नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये जो इसके मार्जिन लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं जी लाइन। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक का जो यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड सार्कोमेयर। हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि सार्कोमेयर इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, कि ये मसल फाइबर का एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। और बेसिकली सार्कोमेयर की जो बाउंड्री है उसको हम जी लाइन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड जी लाइन। ठीक है, द एक्टिन फिलामेंट्स अटैच टू द जी लाइन। अब हमारे पास जो है वो दो तरह के अभी हमने कहा ना हमारे पास दो तरह के फिलामेंट है, जो है वो एक लाइट बैंड है और एक डार्क बैंड है। तो बेसिकली इसके अंदर दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड बायोकेमिकल एनालिसिस गिव अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। They show that myofibril of muscle contains certain proteins. These proteins are actin and myosin. इन प्रोटीन को हम एक्टिन, और हमें पता है कि मसल के अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं दैट आर कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। अब जो एक्टिन का फिलामेंट होगा, ठीक है, उस मसल बंडल को या उस बैंड को हम बोलेंगे आई बैंड। ठीक है, एक्टिन का जो बंडल होता है उसको हम बोलते हैं आई बैंड, और जो मायोसिन का बंडल होता है उसको हम बोलते हैं ए बैंड। बेसिकली जो आई बैंड है वो लाइटेस्ट रीजन होता है मायोफिब्रिल का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पाई जाती है। मतलब ये जो आपको लाइटेस्ट रीजन नज़र आ रहा है मसल बंडल्स के अंदर, जो आपको लाइटर रीजन नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड, ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारा सार्कोमेयर है जिसके अंदर ये आपको जो लाइट बैंड नज़र आ रहा है ना, जो कि लाइटर है, लाइटर रीजन है, उसको हम बोलते हैं आई बैंड। ठीक है, जिसके अंदर से, जिसको हम आई बैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नॉन पोलराइजिंग है, इसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। मतलब जिसके अंदर से जो है वो लाइट इजीली पास आउट हो रही है, जिसमें से लाइट इजीली पास आउट हो रही है, मतलब जिसे हम बोल रहे हैं आई बैंड। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है ये आपको जो रीजन नज़र आ रहा है दैट इज़ डार्क बैंड। ठीक है, डार्क बैंड जिसे हम बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं ए बैंड। और बेसिकली इसके अंदर दोनों तरह के फिलामेंट मौजूद होते हैं। इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट भी होता है, इसके अंदर मायोसिन फिलामेंट भी होता है, जिसकी वजह से लाइट इजीली क्रॉस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये बैंड हमें डार्कर नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड ए बैंड। देखें ओबियसली आपको ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पर ये देखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्टिन फिलामेंट मौजूद है। एक्टिन फिलामेंट जब मौजूद है तो लाइट इजीली क्रॉस कर रही है। जब लाइट इजीली क्रॉस कर रही है तो ये बैंड हमें लाइटर नज़र आता है, जबकि यहाँ पर देखें यहाँ पर मसल बंडल जो है वो थिक हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट भी है और इसके अंदर मायोसिन फिलामेंट भी है, जिसकी वजह से ये फिलामेंट थिक कहलाता है। ठीक है, जिसकी वजह से थिक रीजन जो हो गया है उसकी वजह से लाइट इजीली क्रॉस नहीं कर पाती, तो ये रीजन हमें डार्कर नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड ए बैंड। क्लियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो थिन फिलामेंट पाया जा रहा है। थिन फिलामेंट जिसे हम कह रहे हैं आई बैंड, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइट गुजरेगी और फिर इसको हमें जो है वो ये रीजन जो है वो लाइटर नज़र आएगा। इस रीजन को हम आई बैंड कह रहे हैं, ए बैंड है, और ये भी हमारा आई बैंड है। ठीक है, इसको देखें यहाँ पर आपको थोड़ी और डिटेल दिखाई गई है। देखें इतना जो यूनिट आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर यहाँ पर आपको जी लाइन नज़र आ रही है, ये सेंटर में आपको जो है वो ए बैंड नज़र आ रहा है, और ये वाला जो लाइटर रीजन है दैट इज़ आई बैंड। ठीक है, दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ए बैंड। ठीक हो गया। और ए बैंड में आपको पता है दोनों तरह के फिलामेंट्स मौजूद हैं, थिक भी फिलामेंट है और थिन भी फिलामेंट है। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जा रही हैं, जबकि जो थिन फिलामेंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन मौजूद है।
ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्रॉस ब्रिजेस और आपको मज़ीद डिटेल इसकी दिखाई गई है। एच जोन आप कह सकते हैं कि ये ब्राइटर रीजन है, मतलब ये जो डार्कर बैंड होता है इसके अंदर से एक लाइटर स्ट्रिप गुजरती है, दैट इज़ कॉल्ड एच जोन। ठीक है, और उसको हम जो है वो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बैंड्स भी दिखाए गए हैं। ये आपको बैंड दिखाया गया है पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट एंड दैट इज़ द पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट। पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट की बात करें तो थिन फिलामेंट मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन भी मौजूद होती है और इसके अंदर ट्रोपोनिन भी मौजूद होती है। और उसके अलावा जो थिक फिलामेंट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन मौजूद है और इसके अलावा इसके अंदर हेड्स भी पाए जा रहे हैं। और ये जो हेड हैं ये इसकी जो है वो मायोसिन आप कह सकते हैं मायोसिन हेड जो है वो इसके साथ आकर अटैच होते हैं, दैट इज़ बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल जो है वो हमने आगे मज़ीद डिस्कस करनी है। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने यहाँ तक इसको अच्छे से डिटेल में इसको अच्छे से जो है वो देख लेना है। इसको हम दोबारा से यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इसको यहाँ तक अच्छे से समझना है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।